क्या हाल चाल है भाई लोग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। जय श्री राम, राधे राधे। गुड मॉर्निंग। गॉड ब्लेस यू ऑल। चलिए, होमवर्क कर लिया आप लोगों ने? ऑल बैकलॉग क्लियर्ड। कोनार्क, बधाइयां। हाँ, एकदम बढ़िया हूं महेश बाबू, एकदम बढ़िया हूं मैं। गुलशन, अजय, आप सबको भी दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं इन एडवांस। याद रखिएगा, दीपावली में आप पटाखों और फुलझड़ियों से सावधान रहिएगा, क्योंकि ये ईयर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सेफ दीपावली मनाएं। बहुत अच्छे। सुजल, क्या समस्या है? गॉड ब्लेस यू रुद्र। हॉलीडे बहुत कम है क्या? एक महीना क्या हॉलीडे चाहिए था क्या? नालायक, इतना हॉलीडे तो है। हमने एलिमिनेशन में कहां तक किया है? एलिमिनेशन में फैक्टर्स कर लिए हैं क्या? फैक्टर्स चल रहे हैं एक्चुअली। नेचर ऑफ बेस, राइट? नेचर ऑफ बेस। ओ ओ ओ, आजा मुझे जल्दी से बताओ, E2 और E1 किसमें कार्बोकेटायन बनता था? E2 और E1 किसमें कार्बोकेटायन बनता था? बताइए, जल्दी बताइए। E1 में बनता था। वेरी गुड योगेश, मोस्ट प्रोबली आज। चलें, ठीक है मेरे भाई, हमने दो फैक्टर्स कर लिए, ये तीसरा है। पहला फैक्टर था स्ट्रक्चर ऑफ एल्काइल हैलाइड, और वो E1 और E2 दोनों का आया है 3:1 3:1। तो स्ट्रक्चर से हमें E1 E2 नहीं पता चलेगा। सेकेंड बात करते हैं, वेरी गुड शिवांश, सेकेंड बात करते हैं लिविंग ग्रुप। वो भी हमने पढ़ा, उसमें भी दोनों का ऑर्डर RI RBR RCL आया, उससे भी हमें नहीं पता चलेगा। अगर हम बात करें नेचर ऑफ बेस की, तो मेरे भाई सच सच बताओ, क्या E1 तुम्हें याद है? E1 में हमने पढ़ा है, जो E1 का RDS है उसमें आपका बेस इन्वॉल्व नहीं होता, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सिंस नो बेस इज इन्वॉल्व, नो बेस इज इन्वॉल्व इन RDS of E1, hence no effect, hence ध्यान से देखेंगे, hence no effect of base on rate of E1। बेस अच्छा लो, खराब लो, कम लो, ज्यादा लो, छोटा लो, बड़ा लो, आपके E1 के रेट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसमें किसी को डाउट है तो मुंह खोल दो और डाउट पूछ लो। बहुत सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल सी बात है। भोला बेटा नहीं, भोला के लिए एक आंसर है नहीं। हां बिल्कुल सही है, वेरी गुड अनमोल। सेम एज SN1, सेम एज SN1, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। आइए जरा E2 की बात करें। क्या आपको याद है E2 के RDS में बेस इन्वॉल्व है? सिंस बेस इज
involved in radius of E2, hence ध्यान से देखेंगे रेट ऑफ E2 इंक्रीजेस। कब इंक्रीज करेगा बताइए? जब आप क्या करेंगे? इन स्ट्रॉन्ग बेस, आप ज्यादा अच्छा बेस लेंगे। हाई कंसंट्रेशन ऑफ बेस, बेस का ज्यादा कंसंट्रेशन लेंगे। तो मेरे भाई ये साफ साफ पॉइंट समझा जा सकता है। रेट ऑफ E2 इंक्रीज करेगा इन स्ट्रॉन्ग बेस एंड हाई कंसंट्रेशन ऑफ बेस। सही है। आइए, क्या आप मुझे कुछ बेसिस बताएंगे जो स्ट्रॉन्ग हो? मेरे भाई जरा ध्यान से सुनो। एल्कोहलिक NaOH, एल्कोहलिक KOH। मेरे भाई ये तो बहुत पॉपुलर बेसिस हैं, लेकिन कई बार कुछ बेस ऐसे लिखेंगे जैसे देखिए NaOR ऐसा लिख के आएगा आपका, एंड नीचे लिखा होगा ROH। अब ये है एल्कोहलिक और ये है बेस, ये है एल्कोहलिक, ये है बेस। मेरे भाई और तगड़े बेस हैं अपने पास। NaNH2, NaNH2 बेस ले सकते हैं। एक ले सकते हैं पोटेशियम टर्सरी ब्यूटॉक्साइड। इन शॉर्ट इसे ऐसे लिखा जाता है, इन शॉर्ट इसे ऐसे लिखा जाता है। यस, ट्राई इथाइल एमीन जैसी चीजें ली जा सकती हैं। ये बड़े बेसिस हैं, बड़े वाले। कुछ बेसिस और हैं मेरे भाई, देखो मगर बोर्ड पर। ये N देखो जी, देखो, एंड इसका नाम है DBN। एंड एक और बता रहा हूं मैं आपको, जगह कम है भाई। ऐसा 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 ऐसा, ये देखिए, ये है DBU। ये जो है ये है डाई एजो बाय साइक्लो नॉनिन, और ये है डाई एजो बाय साइक्लो अंडेकेन। इसका ये वाला जो नाइट्रोजन है ना, इसका लोन पेयर लोकलाइज्ड है और ये अच्छे बेस की तरह काम कर सकता है। इन्होंने पूछा एक प्रश्न अंकित ने कि हाउ टू आइडेंटिफाई स्ट्रॉन्ग बेस। सेम मैंने SN2 में बताया था कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल कैसे पहचानते। यूजुअली ये आयनिक होंगे, यूजुअली ये आयनिक होंगे, आयनिक आयनिक, ठीक है। ध्यान से देखो, देखो मगर बोर्ड पर। हालांकि ये 3 कोवैलेंट है, लेकिन अगर कोवैलेंट है तो बड़े बेस होंगे, बड़ा साइज बड़ा होगा। यस आदर्श, यू आर राइट। ये हैं स्ट्रॉन्ग बेसिस। देखते ही खटाक से E2 बोल दीजिए। मेरे भाई E1 को ये बात पता चल गई, E1 को बात पता चल गई। देखो E1 को फर्क नहीं पड़ता, E1 को फर्क नहीं पड़ता, लेकिन E1 E2 को पसंद भी नहीं करता। E1 को फर्क नहीं पड़ता, लेकिन E1 E2 को पसंद भी नहीं करता। जैसे E1 को पता चला E2 स्ट्रॉन्ग बेस में होगा, वो कह रहा है हम वीक बेस में होंगे। ये वीक बेस प्रेफर करेगा, क्योंकि ये नहीं चाहता कि जब ये हो तो E2 वहां होने लगे। ये नहीं चाहता कि जब ये हो तो वहां E2 होने लगे, इसलिए इसकी प्रेफर्ड चॉइस क्या हो गई? वीक बेस। मेरे भाई चाहे कोई भी बेस लो, रेट पर तो फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये E2 को जड़ से समाप्त करना चाहता है। बिल्कुल, यस ध्रुव, वेरी गुड। वीक बेस कौन से होते हैं? जल ले लो, एल्कोहल ले लो, इस टाइप के कोवैलेंट कंपाउंड। इसमें आयन नहीं बनता, ये कोवैलेंट है। बिल्कुल, SN1 में भी यही होता था। SN1 में या SN2 में भी। SN2 स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, SN1 कहता था हम SN2 नहीं होने देंगे, हम वीक न्यूक्लियोफाइल ले लेंगे। सेम सेम सेम। एंड मैं ये भी बताना चाहूंगा
कि यही वो पॉइंट है, यही वो सेगमेंट है जो E1 E2 में डिस्टिंक्शन क्रिएट करेगा। यस, नफरत की आग ने E1 को वीक बना दिया, भूषण आप कह सकते हैं, बिल्कुल। नेचर ऑफ बेस के बाद अब कुछ खास बचा नहीं है दोस्त। एक है नेचर ऑफ सॉल्वेंट, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, एंड एक है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। सारे देखना मौजा आएगा, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। सही है, तो बहुत सिंपल है कि ये बेसिस ले रहे हैं हम, तो हमें पोलर सॉल्वेंट रिक्वायर्ड होता है, रिक्वायर्ड फॉर बोथ E1 एंड E2 मैकेनिज्म। बेस खुद पोलर मीडियम में ही एडजस्ट करेगा, एंड इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, एलिमिनेशन। क्या आपको पता है? हायर टेम्परेचर फेवर्स एलिमिनेशन। इसे आप इस इक्वेशन से भी समझ सकते हैं। फॉर एनी एलिमिनेशन रिएक्शन, क्या आपको याद है किसी एलिमिनेशन रिएक्शन के लिए डेल्टा एच क्या था? पॉजिटिव था। डेल्टा एस भी क्या था? पॉजिटिव था। मैं प्रूफ करता हूं, दिखाता हूं आपको। आओ बच्चों, तुम्हें दिखाएं। बैग कहां चला गया भाई? लुक एट दिस। सारे लोग देखो, यहां कितने रिएक्टेंट हैं? 2। और यहां कितने प्रोडक्ट? 3। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बढ़ रहे हैं, तो मेरे भाई डेल्टा एस पॉजिटिव हो जाएगा। डेल्टा एस क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। सारे बच्चे देखें, और अगर डेल्टा एस पॉजिटिव हो गया तो हमने अभी अभी लिखा, देखिए, डेल्टा एस पॉजिटिव। एंड फीजिबिलिटी कैसे चेक करते हो? फीजिबिलिटी कैसे चेक करते हो? डेल्टा जी मस्ट बी नेगेटिव। अब बताओ जरा खुद, ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो ये नेगेटिव कब होगा? पॉसिबल एट हाई टी। हाई टी मेरे भाई, ये पॉजिटिव, ये वाला टर्म तुम्हें बढ़ाना पड़ेगा, तो माइनस वाला टर्म जब बढ़ाओगे तो नेगेटिव आएगा। टी ज्यादा कर दीजिए, टी ज्यादा कर दीजिए, बिल्कुल सही। एंड मुझे बताते हुए बड़ा अच्छा लग रहा है कि हमने सारे फैक्टर्स कर लिए, सारे फैक्टर्स कर लिए, और अब हम करने जा रहे हैं एक मजेदार चीज। सारे लोग देखिए, सारे लोग देखो भाई, देख रहे हो ना? हां, तो बोर्ड पर भी देखो। मेरे भाई, यहां हम लिख रहे हैं SN2 के बारे में, यहां हम लिख रहे हैं SN1 के बारे में, यहां हम लिख रहे हैं E1 के बारे में, और यहां हम लिख रहे हैं E2 के बारे में। क्लियर है या नहीं? मेरे भाई, जो जो देखा सीखा बताओ जरा। क्या आपको पता है कि आपने यहां पर बोला था CH3X ग्रेटर देन 1 डिग्री, ग्रेटर देन 2 डिग्री, ग्रेटर देन 3 डिग्री, और यहां आपने बोला था 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। बोला था या नहीं? सारे बोलो। 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। मेरे भाई, बात करें लिविंग ग्रुप की, तो क्या ये एक लौता ऐसा पॉइंट है जो सब में सेम था? RI, RBr, RCl,
RI, RBR, RCL, RI, RBR, RCL, RI, RBR, RCL, मेरे भाई द ओनली पॉइंट जहां डिफरेंस देखने को मिल रहा है वो है ये पॉइंट, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। याद रखना यही है ग्रीन वाला पॉइंट ऑफ डिफरेंस, ग्रीन वाला ही है पॉइंट ऑफ डिफरेंस, वीक न्यूक्लियोफाइल। सिमिलरली E1 में वीक बेस एंड इसमें है आपका स्ट्रॉन्ग बेस। मेरे भाई क्या आप कुछ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल मुझे बताएंगे? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल मैं पहले बता चुका हूं, NAI, NABR, NaSH डैश डैश डैश। कुछ वीक न्यूक्लियोफाइल याद हैं, H2O एल्कोहल। कुछ वीक बेस याद हैं, H2O एल्कोहल। कुछ स्ट्रॉन्ग बेस याद हैं, NaOR, TBUOK, एल्कोहलिक KOH, NaNH2 डैश डैश डैश। यहीं से तुम पता कर पाओगे सब कुछ। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो अब जो पॉइंट्स हैं वो बहुत ज्यादा तुम्हारी हेल्प नहीं करेंगे। ये है आपका पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। ये सब लिखने के लिए है, पता तुम्हें केवल ग्रीन वाले पॉइंट से चलेगा। SN1 है पोलर सॉल्वेंट, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, सही है। एंड E1 है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। मेरे भाई क्या तुम वीक स्ट्रॉन्ग से ही सब पता कर लोगे? मजेदार चीज तुमने कुछ नोटिस किया, अभी तक SN1 और E1 के लगभग सारे पॉइंट एक जैसे, लगभग सारे पॉइंट एक जैसे। इन दोनों के तो मजा आएगा E1 SN1 ढूंढने में। आपको जानकर अच्छा लगेगा, एक ही पॉइंट ऑफ डिफरेंस है E1 SN1 में और वो है डेल्टा। मेरे भाई E1 SN1 आप केवल डेल्टा से कर सकते हैं डिस्टिंग्विश। सारे फैक्टर में डेल्टा नहीं है तो SN1 है तो E1 है तो E1। बहुत कॉमन बेसिस जो होंगे यहां पे वो होंगे एल्कोहलिक KOH टेस्ट। समझ में आया या नहीं? कोई डाउट है तो पूछ लो भाई साहब। ये E1 SN1 में तो डेल्टा से ही डिफरेंस होगा। पूरा समरी 2 चैप्टर की यहां लिखी है एंड सिंस हम सब समझ चुके हैं तो अब हम मूव करेंगे एप्लीकेशन पार्ट पर। अब हम मूव करेंगे एप्लीकेशन पार्ट पर एंड ये है आपका एप्लीकेशन ऑफ E2, एप्लीकेशन ऑफ E2। चलिए जी, पहला एप्लीकेशन है दोस्तों, ये वही है जो हम इतनी देर से कर रहे हैं, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। जल्दी से मुझे बता दो E2 सिन एलिमिनेशन था या एंटी? E2 सिन एलिमिनेशन था या एंटी? जल्दी बता दो। वेल डन। एंटी एंटी आंटी नहीं रे गधे, एंटी। वेरी गुड। एंटी का मतलब क्या था? H और X एक दूसरे के 180 पर होने चाहिए। H और X एक दूसरे के 180 पे होनी चाहिए। पहला एप्लीकेशन, नाम पढ़ो, डी डिलीट करना है,
हाइड्रोजन और हेलोजन, H और X तो हटा रहे हैं हम, H एंड X को एलिमिनेट कर दो किसी रिएक्शन में, रिएक्शन हो गई डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। एंड आपके प्रश्न स्टार्ट हुए। अब मेरे भाई ये है CH3, ये है CH2, ये है X और ये है एल्कोहलिक NaOH। मेरे सवालों का जवाब देना होगा। मुझे बस ये बताओ, अगर एल्कोहलिक लिख दिया है मतलब मामला बेसिक है, एलिमिनेशन कराया जाना है। सारे बोलो और कुछ क्वेश्चन करते हैं। क्या आपने यहां देखा ये अल्फा पर X लगा हुआ है? सारे लोग देखिए, सारे लोग अल्फा पर X है तो बताइए H कहां से निकालोगे? क्या H बीटा से निकालोगे? बीटा से निकालोगे? बोलो जी बोलो। तो बीटा पर H होना चाहिए, बीटा पर H होना चाहिए। अब बताओ यहां बीटा पर कितने H हैं? 3H। क्या 3 में से कोई एक इस X के ऐसे अपोजिट होगा या नहीं? बताओ होगा या नहीं? मेरे भाई ये कह रहा नहीं होगा। अरे नहीं होगा तो ये घूम रहा है, सिंगल बॉन्ड के लॉन्ग घूम रहा है, घूम कर वो एंटी पर आ जाएगा भाई, घूम कर वो एंटी पर आ जाएगा। क्या कर दी बात? बोलो जी बोलो। तो यहां पर हम थोड़ा कैजुअल रहते हैं, ओपन चेन कंपाउंड में हम थोड़ा कैजुअल रहते हैं, क्योंकि हमें पता होता है कोई ना कोई H एंटी आएगा ही आएगा, और अगर पीछे वाले आएगा ही आएगा तो ये बेस वो H लेकर भागेगा और साथ में X निकलेगा। क्या आप ये जवाब बना लेंगे? क्या आप ये जवाब बना लेंगे? जल्दी से बोलना है, जल्दी से। वेरी गुड। आपको एक चांस मिलेगा ये प्रूफ करने का कि आप मनुष्य हैं। जल्दी से ये सारे क्वेश्चन आप कंप्लीट भी करें और मुझे इनका रेट ऑर्डर कंपेयर करके दें, रेट ऑर्डर कंपेयर करके दें। 1 to 6, 1 to 6 देख रहे हैं आप? 1 to 6 रेट ऑर्डर कंपेयर करके दें। जल्दी से, आपका समय चालू हो चुका है। मेरे सवालों का जवाब दे दो। 1 to 6, 1 to 6। देखिए केवल SN2 वाला होता है CH3X, केवल SN2 वाला होता है CH3X, लेकिन अगर एल्कोहलिक वर्ड है तो वो आपसे एलिमिनेशन के लिए ही बोल रहा है। जवाब आ गया शिवांग का। ये शिवांग डिक्रीजिंग ऑर्डर है या इंक्रीजिंग ऑर्डर है? महेश ने कहा है 5th का रेट ज्यादा अच्छा। कहां गया महेश? अब 5 4 3 2 1 6। अच्छा 5 4 3 2 1 6। महेश बाबू, कुणाल, गुड 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 गुड। अरे 6 हैं तुषार भाई। यस आदर्श यू आर राइट, यस यू आर राइट। मेरे भाई एल्कीन तो आपने खटाखट बना ली होगी, एल्कीन तो आपने खटाखट बना ली होगी। मुझे नहीं लगता इसमें किसी को कोई दिक्कत थी। सही है। अब चलो जरा मुझे ये बताओ, क्या आपके छोटे से दिमाग में ये बात क्लियर है कि 6 का रेट सबसे कचरा होगा? 6 का रेट सबसे कचरा होगा,
क्योंकि आपको पता है E2 में आइसोटोपिक इफेक्ट होता है एंड डी निकालना टफ हो जाएगा, पीडी बॉन्ड तोड़ना टफ हो जाएगा। एंड नॉर्मली आपको मैंने बताया है कि E2 के ट्रांजिशन स्टेट में एल्कीन लाइक कैरेक्टर होता है, एल्कीन लाइक कैरेक्टर होता है। तो बताओ सबसे स्टेबल एल्कीन कहां है? 4 में एंड 5 में। सबसे स्टेबल एल्कीन 4 और 5 में है। तो मेरे भाई 5 और 4 आगे आएंगे एंड उसके बाद 2 और 3 में है, 3 और 2 आगे आएंगे एंड 1 यहां रहेगा। इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो। 6 खराब है बिकॉज ऑफ आइसोटोपिक इफेक्ट, राइट। मेरे भाई उसके अलावा अगर हम चेक करें तो एल्कीन स्टेबिलिटी देखते थे, मैंने बोला था 1000 बार बोला था, E2 के ट्रांजिशन स्टेट में एल्कीन लाइक कैरेक्टर लेकर चलना है। अब सबसे ज्यादा स्टेबल एल्कीन 5 और 4 में है तो वो आगे कर दिया, 2 और 3 में, उसके बाद 1 में यहां। अब हमें 5 और 4 में कंपेयर करना है एंड 2 और 3 में कंपेयर करना है। ए गौरव ऐसा मारूंगा ना पट्ट से, नालायक कहीं का। ये कचरा पता है क्या बोल रहा है? देखो इससे कहते हैं इतना बेवकूफ है, पढ़ E2 रहे हैं, लिख रहा है क्योंकि कार्बोकेटाइन इज स्टेबल। बेवकूफ, शर्म नहीं आती तुम्हें? हम ट्रांजिशन स्टेट की बात कर रहे हैं, ये गधा कार्बोकेटाइन की बात कर रहा। आइए 5 एंड 4 में भैया ट्रांजिशन स्टेट में एल्कीन लाइक कैरेक्टर होता है और एल्कीन बन गई सेम। तो अब हम ये देखेंगे कि कहां से H और X का निकलना आसान है। बताओ जरा, 3 डिग्री का X जल्दी निकलेगा या 1 डिग्री का X जल्दी निकलेगा? बस मुझे ये बताओ, मुझे ये बताओ, मुझे ये बताओ। 3 डिग्री का X जल्दी निकलेगा? यस अनमोल, यू आर राइट। आशीष, वेल डन। यस यू आर राइट, 3 डिग्री का जल्दी निकलेगा। एंड सेम फंडा इन 3 एंड 2, सेम फंडा इन 3 एंड 2। एक और बात सुन लेना सारे कान खोल के, वो फंडा ये है मेरे भाई, क्या तुमने देखा 4th 1 डिग्री है एंड 3rd 2 डिग्री है, फिर भी 4 3 से आगे आया है। इसका मतलब एक्चुअल फैक्टर स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन होता है, जो हमने यहां समझ लिया है। इस ऑर्डर को ना केवल लिखें बल्कि एक्सप्लेन भी करें। 7 8 9 का जल्दी से बता दो। 7 8 9, 7 8 9 का ऑर्डर बोलो। ऑर्डर ऑर्डर 7 8 9, 7 8 9 जवाब दो। 7 8 9 का ऑर्डर क्या आएगा? 7 8 9 का ऑर्डर क्या आएगा? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। वेल डन। 7 8 9, राइट, यस। अब कुछ क्वेश्चंस दूंगा जो आप अपने घर से करके लाएंगे। 10th यहां एलिमिनेशन तो नहीं कराना चाहते हो भाई? सच बताना। ये BR, ये CL, मत करो बातें। सब सिंपल है, आराम से घर से कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आया बताओ, सेटजेफ मेजर आता है या हॉफमैन? बताओ, सेटजेफ मेजर आता है या हॉफमैन? बताओ, सेटजेफ मेजर आता है या हॉफमैन? यस यू आर राइट, सेटजेफ मेजर आता है या हॉफमैन? ओके, आदर्श ने लिखा यूजुअली सेटजेफ। वेल डन। अगर आप लिखेंगे सर सेटजेफ हॉफमैन की कहानी से बेहतर अगर हम बोले जो एल्कीन ज्यादा स्टेबल है वो आता है। आओ बच्चों, तुम्हें बताएं, इस प्रश्न को देखो और एंजॉय करो। ये CL है जनाब,
आप खुद ही सोचो, आप 14th के बारे में विचार करो प्लीज, जल्दी जल्दी विचार करो, थोड़ा जल्दी जल्दी विचार करने का है। कर लिया विचार? बोल दो भाई, बोल दो, क्या आप जल्दी जल्दी विचार कर सकते हैं? क्या लगता है, क्या लगता है आपको? हाँ जी बोलिए, कुछ कहना चाहते हैं क्या आप? वेरी गुड, वेल डन नितेश। ये कौन निपटे गधे हो क्या बे, तुम लोगों को इतनी तमीज नहीं है? केटायन नहीं बन रहा है, वो कह रहा मिथाइल माइग्रेट करेगा। जा बेटा शीशे के सामने भाग के जा और सुना क्या जा। आइए आइए आइए, सारे लोग आए और मुझे बताएं, क्या ये एल्कीन सबसे ज्यादा स्टेबल है या नहीं? ये मेजर है और ये हॉफमैन है। मेरे भाई अगर हॉफमैन ही ज्यादा स्टेबल बन गई तो वही मेजर आएगा ना यार। जो मेजर बन गया, जो ज्यादा स्टेबल है वही मेजर आ जाएगा। नहीं आया क्या? एंड ये वाली प्रोडक्ट माइनर होगी, जेफ माइनर है। यस, तो भाई साहब अगर कोई आपसे पूछे हॉफमैन मेजर कब आ सकता है, तो बोल दो कि जब हॉफमैन ज्यादा स्टेबल हो। 8 पॉइंट। आइए जरा ध्यान से सुनिए मेरे भाई, एक क्वेश्चन मैंने दिया 15th, सारे लोग देखें 15th दिया। 15th में आपने फिर किया, इधर से H इधर से Cl उड़ गया। जब H और Cl उड़ गया तो बचा ये या नहीं, जल्दी बताओ मेरे भाई। डबल बॉन्ड से H और Cl निकालना आसान नहीं है। डबल बॉन्ड से H और Cl निकालना आसान नहीं है। वैभव नहीं होगा, करके देखो, पेन चलाओ, करके देखो, नहीं होगा। ये बताइए 15वें में डबल बॉन्ड से HCl निकालना आसान नहीं है, लेकिन मेरे भाई ये काम आप अंजाम दे सकते हैं अगर आपका सेकेंड टाइम जो बेस यूज हो रहा है वो थोड़ा तगड़ा बेस हो, स्ट्रॉन्ग बेस हो। तो मेरे भाई अल्कोहलिक केवेज तो इसे डबल बनाएगा, NaNH2 फिर से एक H और एक Cl हटाएगा और आपका आंसर ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा। आपका आंसर ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा। सही है या नहीं? ये आ गया ट्रिपल बॉन्ड। मेरे भाई एक ने कहा NaNH2 इतना स्ट्रांग है तो अल्कोहलिक केवेज ले ही क्यों रहे हो, सीधा सीधा NaNH2 ले लो। हाँ भाई ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये 17, 18 ये आप करेंगे। एंड ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप की चीजें छोटी छोटी चीजें हैं। आइए जी, लुक एट बोर्ड। आपसे ऐसे कई प्रश्न पूछे जा सकते हैं। डैश डैश 20th मेरे भाई, लेकिन क्वेश्चन की लैंग्वेज हमेशा ज्यादा मैटर करती है। अब जैसे इस क्वेश्चन को सारे लोग ध्यान से देखना बेटा। एक चीज बता दें, आईआईटी की तैयारी करने वाले ऐसे खच्चरपंती की बातें नहीं लिखते हैं कि ये समझ में नहीं आया, क्वेश्चन नंबर डाला 10वां समझ में नहीं आया। बेहतर होगा कि उसमें क्या समझ में नहीं आया ये लिखें, लेकिन आपको तो कुछ हवा लगी नहीं है, सुना तो है ही नहीं। प्रत्युष कह रहे 17 में एल्काइन का भी, हाँ वहीं पर आ रहा हूं, वहीं आ रहा हूं प्रत्युष, ध्यान से सुनिएगा मेरे भाई। कई बार क्वेश्चन की लैंग्वेज बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, इस लैंग्वेज को ध्यान से सुने। या तो पूछा जाए टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ
NaNH2 consumed, NaNH2 consumed by 1 mole of, please look at 1 mole of 1,2-dichloroethane। इस क्वेश्चन का मतलब यह है कि टोटल मोल्स बताने हैं आपको कितने कंज्यूम हुए, या कई बार क्वेश्चन ऐसे आ जाएगा आपके सामने। प्लीज लुक एट बोर्ड, CH2Cl, CH2Cl, ध्यान से देखेंगे, और यहां है NaNH2 एक्सेस, ये आया P और ये आया CH3I एक्सेस, ये आया Q। क्वेश्चन पूछने के तरीके पे बहुत कुछ डिपेंड करेगा। आइए जरा ध्यान से देखें, वापस हम सेम क्वेश्चन कर रहे हैं जो हमने पीछे किया, सेम क्वेश्चन कर रहे हैं जो पीछे किया। इस क्वेश्चन को समझते हैं पहले। 1,2-डाइक्लोरोइथेन का 1 मोल है, 1,2-डाइक्लोरोइथेन का आपने स्ट्रक्चर बनाया भाई, ये देखो, एंड इस पर हमने कैलकुलेट करना है NaNH2 कितने खाएगा ये। तो आपने लिया NaNH2 प्लस माइनस। अब जरा देखो, मान लेते हैं NH2 माइनस ने यहां से H उठाया और Cl को लात मारी, एंटी एलिमिनेशन। तो क्या पहली बार में तुम्हें यह प्राप्त हुआ या नहीं? 1 मोल NaNH2 यहां लग गया, 1 मोल NaNH2 यहां लग गया, सारे लोग देखे। फिर एक NaNH2 आया, यहां का H लिया और साथ में ये Cl। आप देख सकते हैं एक और NaNH2 लग गया। हमने सेम क्वेश्चन पीछे किया, यही आंसर छोड़ दिया। लैंग्वेज पर मैटर करता है, यहां पर भी हम सेम आंसर दे देंगे, लेकिन जब पूछ रहा टोटल मोल्स कितने कंज्यूम होंगे, तो यहां GOC अगर आपको हल्का फुल्का याद हो, ये टर्मिनल H हैं sp कार्बन के, ये टर्मिनल H हैं sp कार्बन के। मानो या ना मानो, ये NaNH2 द्वारा चुराए जा सकते हैं। एसिड बेस रिएक्शन, NH2 माइनस ये H प्लस लेकर 2 मोल अमोनिया निकाल देगा, एंड आपको जो जवाब मिला है वो देखिए। जब यहां से H प्लस निकल जाएगा तो C माइनस रहेगा, Na प्लस और C माइनस के आजू बाजू डोलेगा, तो आपको एक डाई एनायन मिलेगा। ये फाइनल प्रोडक्ट है। तो मेरे भाई NaNH2 कितने कंज्यूम हुए? 1 यहां, 1 यहां, 2 यहां, तो इसका आंसर बड़ा क्लियरली 4 है। वेरी गुड ईशान। सेम क्वेश्चन यहां भी देखने को मिलता है, समझना कैसे? क्या आप देख रहे हैं CH3I एक इलेक्ट्रोफाइल है? क्या आप देख रहे हैं CH3I एक इलेक्ट्रोफाइल है? तो क्या P मस्ट बी ए न्यूक्लियोफाइल? क्या P मस्ट बी ए न्यूक्लियोफाइल? NaNH2 एक्सेस डाला है, अभी अभी हमने समझा है। अब हम ध्यान से सुनना, 2 मोल पर यह बना होगा, 2 NaNH2 ने, एक HCl निकला, दूसरा HCl निकला, ये बन गया। लेकिन सिंस आगे इलेक्ट्रोफाइल है, जो क्लियर इंडिकेशन है कि भाई साहब आपको और आगे तक चलना है, और आगे तक जाना है, एंड C माइनस Na प्लस, C माइनस एंड Na प्लस, ये हमारा इस केस में क्या होगा? P होगा। अब बताओ जरा सारे बच्चे, CH3I क्या करने के लिए पैदा हुआ है? CH3I क्या करने के लिए पैदा हुआ है? SN2, ये न्यूक्लियोफाइल, ये इसकी एंटी बॉन्डिंग पे मारेगा लात। CH3I कहेगा क्या बात, क्या बात, क्या बात। लेकिन ये भी एक्सेस में है, तो इधर से भी पड़ेगी लात। तो क्या आप समझ गए क्या है मामला? मेरे भाई, इधर भी CH3 सब्स्टिट्यूशन से आ जाएगा और इधर भी CH3 सब्स्टिट्यूशन से आ जाएगा। तो ये आपका 22 क्वेश्चन पूछा कैसे गया, उस हिसाब से हमें P बताना है।
वैसे अगर अगर ये ऑप्शन है तो ये लगाओ, नहीं तो एच वाला लगा देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं भाई, ना 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 कोई दिक्कत हो, कैसे दिक्कत आ जाएगा। 23 ये आया Cl, ये आया Cl, ये आया NaNH2 24 देखो मगर बोर्ड पर, ये आया Cl, ये आया Cl, ये घर से करके लाना। मेरे भाई एक मजेदार चीज पर आपको लेकर चलता हूं, क्वेश्चन नंबर 25 एंड इट इज गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट। मेरे भाई ये Cl है और यहां पर हमने ले लिया बेस। सच बताओ क्या एक सेटजेफ और एक हॉफमैन आंसर आएगा या नहीं? एक सेटजेफ और एक हॉफमैन आंसर आएगा या नहीं? एक सेटजेफ और एक हॉफमैन आंसर आएगा या नहीं? सारे बच्चे देखो, बच्चे बच्चे देखो भाई, आइए कुछ मजेदार बताता हूं आपको, मजेदार देखो। ये रिएक्शन सब कुछ क्लियर है यहां पर। ये प्रोडक्ट है आपकी सेटजेफ और ये है आपकी हॉफमैन। एंड मेरे भाई यहां हमने करनी है बात बेस की, यहां हमें करनी है बात बेस की। मैं इसके अंदर जो डेटा लिखूंगा वो डेटा याद नहीं करना, हमें समझना है, वैल्यू नहीं याद करनी। मान लीजिए बेस हमने लिया OH-, अगर हमने बेस OH- लिया तो सारे बच्चे ध्यान से देखो कि इधर का H बेस हटा रहा होगा और हॉफमैन में बेस इधर का H हटा रहा होगा। बहुत आराम से सुनना, सेटजेफ में बेस इधर से H हटा रहा है, हॉफमैन में उधर से हटा रहा है। क्या तुमने देखा इधर डबल बॉन्ड कैरेक्टर ज्यादा, एल्कीन ज्यादा स्टेबल आएगी, इधर एल्कीन स्टेबिलिटी ज्यादा रहेगी। मान लेते हैं इस केस में सेटजेफ आपको मिलता है 85% एंड हॉफमैन मिलता है 15%। अब आपने क्या किया, आपने मेरे भाई यहां पर एल्काइल ग्रुप ले लिया, लाइक OET-। जब आप OET- लेते हैं तो अब आप बेस का साइज थोड़ा बड़ा कर देते हैं। अब आप मुझे बताइए क्या अब उतने ही बेस इस तरफ आएंगे जितने पहले थे या कुछ कम हो जाएंगे? ऑब्वियसली ये हिंडर्ड साइट है, ऑब्वियसली ये हिंडर्ड साइट है। यहां आने वाले बेस अब कुछ कम हो जाएंगे, थोड़े उधर शिफ्ट हो जाएंगे। आपको जानकर और अच्छा लगेगा कि ये प्रतिशत सेटजेफ ही मेजर रहेगा लेकिन परसेंटेज कम हो जाएगा। लेकिन आपने लिबर्टी का गलत फायदा उठाया, आपने बात बात में अपने जैसा बेस अटैक करा दिया, टर्सरी ब्यूटॉक्साइड। अरे भाई साहब बवाल मच जाएगा रे बवाल। सेटजेफ बहुत कम हो जाता है, देखो मगर बोर्ड पर देखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है दोस्तों। लेकिन मामला समझो भी तो सही, ये मामला ये निकल के आया है कि यूज ऑफ बल्कियर बेस, यूज ऑफ बल्कियर बेस फेवर्स हॉफमैन एल्कीन, हॉफमैन एल्कीन as a major product, as a major product over सेटजेफ। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आई होप आपके छोटे से दिमाग में ये बात गई होगी, ये इंपॉर्टेंट चीज है।
तो हम कुछ प्रश्न देकर खुशियां मनाएंगे और ये देखेंगे कि क्या आप मामले को समझ पाए। ये Cl और ये आया आपका एल्कोहलिक KOH और ये आ गया TBUOK 27th। ये Cl डैश 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 देख लें आप। एंड अब मैं आपको एक और बेहतरीन चीज बताऊं उससे पहले 27, 28, 29 ये आया Cl डैश 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 29 पर चलते हैं। ये आया Cl डैश 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 डैश। क्लियर है भाई लोग। 29 के बाद मैं 30 में आपको एक और अच्छी चीज बताने जा रहा हूं। ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं भाई साहब। लाइक दिस मेरे भाई, ये लीविंग ग्रुप और ये आ गया बेस। देखो एल्कोहलिक बहुत क्लियरली स्टेडजेफ एंड हॉफमैन हमें मिलेगा। मिलेगा या नहीं बस ये बता दो। हम फिर से वही काम करने जा रहे हैं। यहां भी मजा आएगा, मामले को ध्यान से सुनोगे तो। सुनोगे समझोगे तो सब समझ में आ जाएगा। सारे लोग देखो, यहां अब हम ले रहे हैं लीविंग ग्रुप। अब हम लीविंग ग्रुप पे चर्चा करेंगे। ये प्रोडक्ट है सेडजेफ और ये है हॉफमैन। मुझे बताना, आप लीविंग ग्रुप हैलाइड के केस की बात कर लेते हैं। IBrClF, IBrClF। मेरे भाई आपको बता दूं, आयोडीन भी अच्छा लीविंग ग्रुप है, ब्रोमीन भी, क्लोरीन भी, लेकिन रिलेटिव डिफरेंसेस तो है ना। रिलेटिव डिफरेंसेस की आयोडीन ज्यादा अच्छा है, ब्रोमीन अच्छा है बट उससे कम है, क्लोरीन अच्छा है बट ब्रोमीन से भी कम है। ओके, इस बात को ध्यान में रखिएगा। आइए समझते हैं आयोडीन के केस में क्या हुआ होगा। जब यहां आयोडीन होगा तो बेस ने आके इधर का एच हटाया होगा और बेस ने आके इधर का एच हटाया होगा। बेस आया होगा, उसने आयोडीन से कहा आर यू रेडी, उसने कहा यस आई एम रेडी, और इधर डबल कैरेक्टर आने लगा होगा, इधर डबल कैरेक्टर आने लगा होगा। तो मेरे भाई सेडजेफ इस केस में अच्छा खासा आता है और हॉफमैन कम आता। बहुत ध्यान से सुनिएगा। जैसे ही तुमने आयोडीन की जगह अब ब्रोमीन लिया, ध्यान से सुनेंगे, और जब बेस यहां आया होगा तो इसने क्या बोला होगा, आर यू रेडी। तो ब्रोमीन क्या वही रिस्पॉन्स देगा क्या जो आयोडीन दे रहा था? ना ना ना, थोड़ा स्लो रिस्पॉन्स करेगा, थोड़ा कम रिस्पॉन्स करेगा। तो मेरे भाई बेस को यहां थोड़ा स्लो रिस्पॉन्स मिलेगा, जिसकी वजह से कुछ बेस इधर शिफ्ट हो जाएंगे। एक रीजन। दूसरा रीजन, जैसे जैसे तुम नीचे आ रहे हो -I इफेक्ट बढ़ रहा है, -I इफेक्ट बढ़ रहा है। तो भाई -I इफेक्ट बढ़ने से इन H की एसिडिक स्ट्रेंथ भी बढ़ती जा रही है। इन H की एसिडिक स्ट्रेंथ भी बढ़ती जा रही है, खींच रहा है। तो भाई साहब तो बेस का थोड़ा थोड़ा मन परिवर्तित हो रहा है और ज्यादा एसिडिक एच लेना, ज्यादा एसिडिक एच लेना, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे परिवर्तित हो रहा है। यानी कि E2 के ट्रांजिशन स्टेट में एल्कीन लाइक कैरेक्टर जो था धीरे धीरे एनायन लाइक कैरेक्टर की तरफ जाना चाह रहा है। समझना, बहुत इंटरेस्टिंग मजेदार पॉइंट्स हैं ये। तो मेरे भाई हम ये समझ गए हैं कि ब्रोमीन के केस में चीजें उतनी बेहतर नहीं होंगी जितनी आयोडीन के केस में थी। एंड आप देख सकते हैं 74% एंड 26% आपको हॉफमैन कुछ बढ़ा हुआ मिलेगा। Cl के केस में सेम ट्रेंड चल रहा होगा,
लेकिन मेरे भाई जैसे ही फ्लोरीन के केस में होंगे, फ्लोरीन की बहुत अच्छी लिविंग टेंडेंसी नहीं होती, और इस केस में -I अपने टॉप पर होगा एमंग हैलाइड्स, तो काफी सारे बेस इधर शिफ्ट हो जाएंगे। मेरे भाई यही मैं आपको बताना चाहता था, स्टडजेफ में भारी गिरावट देखने को मिलेगी एंड हॉफमैन डोमिनेट कर जाएगा। आपको जानकर अच्छा लगेगा, इस समय फ्लोरीन, ओ ओ ओ तुम कहां चले, इस समय फ्लोरीन में E2 नहीं हुआ है, E2A हुआ है, और बाकी इन सब में हमने E2 मैकेनिज्म किया। IBrCl में एल्कीन लाइक कैरेक्टर डोमिनेट हुआ है, एंड फ्लोरीन में E2A, क्योंकि फ्लोरीन के केस में इन H की एसिडिक स्ट्रेंथ में अप्रिसिएबल डिफरेंस आ चुका होगा, तो ये रिलेटिवली जल्दी निकल रहा होगा। एंड इससे ज्यादा क्या कहूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बच्चा आया कह रहा, मैं बोलूं, मैंने कहा बोलो, कह रहा आपने कहा है बैड लिविंग ग्रुप या लिविंग ग्रुप विद पुअर लिविंग टेंडेंसी, विद पुअर लिविंग टेंडेंसी एंड स्ट्रॉन्ग -I इफेक्ट favors Hoffman alkene as a major product, as a major product। सही बात है, ओवर सडजेफ। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, फिर से इंपॉर्टेंट पॉइंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये परसेंटेज नहीं याद करने आपको, ये परसेंटेज नहीं याद करने। आया ऐसे कुछ ग्रुप्स बताऊं आपको, फ्लोरीन एक है, Nr3+, Sr2+, याद करो Nr3+ का -I तो फ्लोरीन से भी ज्यादा था, Nr3+ का -I तो फ्लोरीन से भी ज्यादा था। क्वेश्चन दे दूं, NMe3+, ये क्वेश्चन, ये OH-, ये डेल्टा, बिल्कुल टेंशन नहीं लेने का है। ये आया SMe2+, एंड ये आया OH-, ये आया डेल्टा, कर लेना बेटा। एंड इसी के साथ हमने हर वैरायटी को यहां पर इंक्लूड कर लिया। 32 हुआ है ना। चलिए एक और कैटेगरी पर आपको लेकर चलते हैं। इस कैटेगरी से भी IIT को बहुत पसंद है क्वेश्चन पूछना। अब स्टीरियो का थोड़ा सा प्रयोग करते हैं। स्टीरियो, एल्कोहलिक KOH या एल्कोहलिक NaOH, करते हैं प्रयोग थोड़ा स्टीरियो का। सारे बच्चे देखो, बच्चे, ये आया Cl 36। यहां IIT को पसंद है भाई साहब ये सेगमेंट, इसलिए आप बिल्कुल टेंशन ना लें, हम अच्छी तरीके से इसको निपटा देंगे। डैश डैश, एकदम मामला डैश डैश होना चाहिए। चलिए आइए हम एक क्वेश्चन करेंगे 35। ध्यान से देखिए, लिखने को तो हम आंसर एक बार में लिख सकते हैं, सुनना कैसे, सुनना कैसे बताओ। ये Cl अप है या डाउन, सारे बोलो, ये Cl अप है या डाउन। 35 को कर रहे हैं, ये Cl अप है या डाउन, बाहर है या अंदर, कुछ भी बोल सकते हैं आप, जवाब दो, जवाब। वेरी गुड, वेरी गुड। अप मतलब वेज, डाउन मतलब डैश। बताओ ये एंटी एलिमिनेशन है, एंटी, तो ये अपने बगल वाले कार्बन पर कैसे H ढूंढेगा, वेज वाले या डैश वाले।
ये अपने बगल वाले कार्बन पे कैसे हाइड्रोजन ढूंढेगा? अप वाले हाइड्रोजन ढूंढेगा या डैश वाले हाइड्रोजन ढूंढेगा? बताइए, डैश वाले ढूंढेगा। वेल डन अजय। अब जरा ध्यान से देखो, क्या यहां डैश पर हाइड्रोजन है? अरे भाई है। यहां वेज पर भी है, डैश पर भी है। हो गया यार, अपना काम हो गया। क्या मेरे भाई ये ऊपर से भी ये हटा सकता? देखो एंटी है ये आप, ये डाउन, तो ये आ गया सेटजेफ आंसर। एंड ऑब्वियसली ये मेजर होगा। एंड ये नीचे से भी एक डाउन एच हटा सकता था। ये हो गया आपका हॉफमैन आंसर और ये माइनर है। किसी को कोई डाउट है तो पूछ लेंगे। एंटी एलिमिनेशन है, हमने एंटी एलिमिनेशन कर दिया। एंटी एलिमिनेशन है, हमने एंटी एलिमिनेशन कर दिया। अब आप 36 मुझे बता दो। अब आप 36 मुझे बता दो। 36 आप मुझे बता दो। ये Cl डाउन है, तो इसे H कैसा चाहिए? इसे H कैसा चाहिए? ये Cl डाउन है। वेल डन आदर्श। तो इसे अप H चाहिए, ऊपर वाला वेज वाला H चाहिए। क्या यहां पर वेज में हाइड्रोजन है? क्या यहां वेज में हाइड्रोजन है? क्या यहां वेज में हाइड्रोजन नहीं है, लेकिन यहां पर वेज में हाइड्रोजन है। हाँ या ना? तो मेरे भाई समझदार के लिए क्या काफी? नहीं समझ पा रहे हो ना? अरे मैं पूछ रहा हूं समझदार के लिए क्या काफी? ओ हो, नहीं समझ पा रहे हो तुम लोग इशारा नहीं समझ पा रहे हो। चलिए कोई बात नहीं, मत समझिए इशारा। आइए जरा ध्यान से देखिए। HCl को केवल नीचे ही H मिल रहा है एंटी, तो 36 का ये सिंगल आंसर है। 36 का ये सिंगल आंसर। थर्टी सिक्स का ये सिंगल आंसर। मेरे भाई आइए, मैं इसे थोड़ा, ये हो गया क्वेश्चन सॉल्व। आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। मेरे भाई इसे थोड़ा अगर हम और अच्छे तरीके से समझें तो सारे लोग देखो 6 की रिंग चेयर फॉर्म में होती है। Cl अप है, सारे लोग देखें, मेरी बात को ध्यान से सुने। Cl अप है, आप लीविंग ग्रुप को हमेशा एक्सियल पे रखना, ठीक है? अप Cl रख दिया। क्या उससे एंटी क्लॉकवाइज मिथाइल भी अप है? हां भाई हां, उससे एंटी क्लॉकवाइज मिथाइल भी अप है ना। अब जल्दी से बताओ, क्या बगल में H ढूंढो, क्या यहां H इधर है और क्या यहां भी H इधर है? ओ हो, ये दिख गया एंटी दिख गया भाई। क्या तुम्हें ये एंटी सेगमेंट दिखा या नहीं? क्या तुम्हें ये एंटी सेगमेंट दिखा या नहीं? दोनों तरफ है भाई, दोनों तरफ एंटी सेगमेंट है। आइए एक बार और हो जाए। ये देखो, सारे बच्चे देखेंगे। Cl डाउन है, Cl को एक्सियल रखना कंपलसरी है। Cl डाउन तो डाउन एक्सियल रख लिया, Cl डाउन तो डाउन एक्सियल रख लिया। सारे देखो, कहां रखे, जगह ही नहीं, यहां रख लेते हैं। सही है। बगल में मिथाइल भी अप है। अब सच बताना, क्या बगल में मिथाइल अप एक्सियल ही आएगा? मेरे भाई अब यहां H तो है, बट वो एंटी नहीं है Cl के। H तो है बट वो एंटी नहीं है Cl के। Cl के एंटी H इस तरफ है, यहां पर। तो बधाई हो, इसमें एक ही एंटी एलिमिनेशन, एंटी पेरी प्लेनर बोलते हैं, ऐसा बोलते हैं, एंटी पेरी प्लेनर
ट्रांजिशन स्टेट बनेगी, यहां एक साइकिल की पेरीफेरी पर ट्रांजिशन स्टेट बनेगी, एक साइकिल की पेरीफेरी पर ट्रांजिशन स्टेट बनेगी, ये देख सकते हैं। तो मेरे भाई आंसर वही आएगा, ये एच हटाओ सी एल हटाओ डबल आ जाएगा। सही है या नहीं? हाँ या ना? निपटे पूछ रहा है कि 35 के मेजर आंसर में मिथाइल अप होगा ना, सम्मान कर दो निपटे का। वे खच्चर, sp3 कार्बन पर अप एंड डाउन की बात होती ना बेवकूफ, sp2 पर तो प्लेन में रहेगा ना। तो मेरे भाई कुछ प्रश्न मैंने आपको दिए हैं। 38 ये घर से करके लाइएगा। 39 ये Cl एल्कोहलिक KOH। 40 में मैं आपको ये दे रहा हूं डैश डैश। 41 ये क्वेश्चन बड़ा बढ़िया दे रहा हूं मैं आपको, ध्यान से। Cl 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 और मैंने डाल दिया एल्कोहलिक KOH और मैंने लिख दिया स्लोवेस्ट रेट। कोई कमेंट करेगा क्या? 41 पर क्या करवाना चाह रहा हूं मैं आपसे? आपको बताना है ये कंपाउंड कौन सा है, आपको बताना है ये कंपाउंड कौन सा है, कौन सा? 41 क्या आपने 41 में नोटिस किया कि आपको बताया ही नहीं गया, आपको बताया ही नहीं गया कि ये Cl अप है या डाउन है। आपको नहीं बताया गया कि ये Cl अप है या डाउन है। ध्यान से सुनो, आपको नहीं बताया गया कि ये Cl अप है या डाउन है। और कहा जा रहा है कि जब एल्कोहलिक KOH डालेंगे तो ये स्लोवेस्ट रेट शो करेंगे। स्लोवेस्ट रेट, स्लोवेस्ट रेट। तो आपको यह पता करना है कि इसमें Cl अप डाउन कैसे क्या होंगे। समझ में आया या नहीं? अगर यह कंपाउंड डीहाइड्रोहेलोजिनेशन में स्लोवेस्ट रेट शो करता है, जितने लोग कुछ लिख रहे हो लाइक गैमेक्सिन, ट्राइक्लोरोबेंजीन, तुम्हारा कुछ नहीं होना, तुम महा हो। क्वेश्चन समझा रहा हूं पिछले 5 मिनट से, लेकिन तुम ना अपनी करवा रहे हो। ठीक है, क्वेश्चन में आपको पता करना है कि इस कंपाउंड का कॉन्फ़िगरेशन क्या है। फिलहाल 42 में मैंने कॉन्फ़िगरेशन दे दिया है और यहां आपको प्रोडक्ट बनवाना है। एंड इसी के साथ वी जस्ट फिनिश्ड फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ E2। A2 का पहला एप्लीकेशन खत्म हो गया। दूसरा एप्लीकेशन है डीहेलोजिनेशन। दूसरा एप्लीकेशन है डीहेलोजिनेशन। नाम को ध्यान से डिकोड करो, नाम को ध्यान से डिकोड करो। डी मतलब डिलीट करना है। हेलोजन पहले था हाइड्रो हेलोजन, पहले हाइड्रोजन भी हटाना था, हेलोजन भी हटाना था। अब हमें हेलोजन हेलोजन ही हटाना है। When two halogens are eliminated from any compound during a reaction, ध्यान से सुनना, ये बहुत आसान सेगमेंट है। During a reaction, it is known as dehalogenation. Dehalogenation. It is known as dehalogenation. सारे बच्चे देखो क्या मतलब है। और इस रिएक्शन में एक बेहतरीन चीज है जो आपको कंफ्यूज भी कर सकती है। पीछे लग रहा है कंफ्यूज का पता नहीं, फ्यूज जरूर कर सकती। मेरे भाई पहले H और X था, अब X और X है। मेरे भाई रीजन देख के किसी की याद आएगी बहुत तेज। NaI एसीटोन बताओ किसकी याद आई है?
बताओ किसकी याद आई है? एनियाई एसीटोन देखकर किसकी याद आई? एनियाई एसीटोन देखकर किसकी याद आई? सारे बच्चे बोलो भाई। फिंकलस्टीन, यस यू आर राइट। फिंकलस्टीन, यू आर राइट। मेरे भाई अगर एक एक्स होता एक, तो एनएआई एसीटोन SN2 करता, याद रखना। लेकिन अगर अगल बगल दो एक्स हैं पीछे वाले, एक एक्स आजू हो और एक एक्स बाजू हो, तो यही एनएआई एसीटोन E2 करता है। यही एनएआई एसीटोन E2 करता है। E2 होता है E2, क्या होता है E2। अब क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, ऐसा ही क्यों हुआ, ये सारे जवाब आपको मिलेंगे। देखिए ये I माइनस, बात तब की है जब ये x भाग रहा था, तो इस x ने असिस्टेंस दिया और ये I यहां पर, यहां एनजीपी जैसा कुछ हुआ, यहां एनजीपी जैसा कुछ हुआ है। ये x जो है, ये जब हटेगा यहां हल्का हल्का प्लस आएगा, हल्का हल्का प्लस आएगा तो ये x इलेक्ट्रॉन देने लगेगा, ये इलेक्ट्रॉन देने लगेगा, हल्का हल्का प्लस यहां आएगा, I उस पर आ जाएगा। तो मामले को देखना पड़ेगा, मामले को। मामला ये है, ये C, ये डैश 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 है, ये वेज, ये C, ये डैश 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 है, ये वेज, एंड लाल बॉन्ड X भाग रहा है पार्शियल माइनस के साथ। आपको जानकर अच्छा लगेगा, रेड वाली बॉन्ड टूट रही है, ये X, एंड ग्रीन वाली बॉन्ड बन रही है। देखो मगर बोर्ड पर I मीन डेल्टा माइनस, ये है ट्रांजिशन स्टेट इसका। एंड इस ट्रांजिशन स्टेट से आप देख सकते हैं, आपको मिल गई एल्कीन, I लेकर भाग गया X, एंड एक X माइनस निकल गया। एक बच्चा मेरे पास आया, वो कह रहा सर एक बात बताऊं, मैंने कहा बोलो। कह रहा ये E2 है, मैंने कहा हाँ। कह रहा ये एंटी एलिमिनेशन है, मैंने कहा हाँ भाई हाँ। कह रहा ये X भी एंटी रहने जरूरी है, मैंने कहा हाँ। कह रहा एक वो दिन था जब केटायन में आपने एल्कीन पर X2 को एंटी जोड़ा था और विसनल हैलाइड बनाया था। एडिशन में एल्कीन पर X2 को एंटी जोड़ा था और विसनल हैलाइड बनाया था, मैंने कहा यस। कह रहे आज विसनल हैलाइड से एंटी ही तरीके से X2 को निकाल कर एल्कीन बना रहे हो, मैंने कहा हाँ। कह रहा ये एग्जैक्टली रिवर्स प्रोसेस है, मैंने कहा बिल्कुल सही बात है। कह रहा तो हम सेम लाइन का प्रयोग यहां भी कर सकते हैं। क्या आपको याद है, मैंने एक चीज पढ़ाई थी केटायन चैप्टर में, जैसी एल्कीन अगर वैसा ही एडिशन तो बड़ा वाला नाम, क्या तुम लोगों को याद है? जैसी एल्कीन अगर वैसा ही एडिशन तो बड़ा वाला नाम, ऐसा कुछ बोला था या नहीं? बोलो जी बोलो। आज हम उस चीज को रिवर्स मार सकते हैं, आज हम उस चीज को रिवर्स मार सकते हैं। फिलहाल कुछ प्रश्न जो हैं बहुत, यहां फिंकलस्टीन सर्जेफ का भी लफड़ा नहीं रहेगा। दो हैलोजन है, उनके बीच में आपको क्या करना है बताइए? डबल लगानी है। सिंपल सी बात है या नहीं, बताओ जरा। जहां दो हैलोजन है वहां डबल लगाना है आपको, लगाना है या नहीं लगाना है? सारे बच्चे देखेंगे, देखेंगे बच्चे, ओके। आई लुक एट क्वेश्चन नंबर 6। ये है CH3, ये है H, ये है H, ये है Cl, ये है Cl, ये है CH2 CH3, एंड ये है NaI एसीटोन। बताओ
क्या ये बड़ा वाला नाम है या नहीं? क्या ये बड़ा वाला नाम एराइथ्रो है या नहीं? क्या ये बड़ा वाला नाम है या नहीं? तो मेरे भाई इससे एंटी निकालोगे Cl2 तो ऑब्वियसली एल्कीन आएगी एंटी ही, ट्रांस। याद करो, जैसी एल्कीन अगर वैसा एडिशन तो बड़ा वाला नाम, बड़ा वाला नाम तो जैसे एंटी निकालोगे वैसी ही एल्कीन आ जाएगी। देखो मगर बोर्ड पर ये मेजर आंसर ये मेजर आंसर। अब ऐसे सोचो, ट्रांस पे कुछ एंटी जोड़ते तो बड़ा वाला नाम आता या नहीं आता? बताओ, अगर कुछ एंटी जोड़ते तो बड़ा वाला नाम आता या नहीं आता? आता ना जी। अरे आता भाई, कैसे नहीं आता? क्या बोल रहे हैं आप? विचार तो करिए जरा। कुछ भी बोलेंगे क्या? ऐसे थोड़े होता है। क्वेश्चन कैसे भी बनाया जा सकता है। हाँ तुषार, तभी वो जल्दी हट रहा है, तभी वो जल्दी हट रहा है, मैं भी वही बोल रहा हूं। एंड फॉर इंफॉर्मेशन वी जस्ट फिनिश्ड सेकेंड एप्लीकेशन ऑफ E2। बात करेंगे थर्ड एप्लीकेशन की। ये थर्ड एप्लीकेशन होगा E2 का। हाँ वैभव, इस चैप्टर के लास्ट में इस बात पर भी चर्चा करेंगे कि SN2 के साथ कंपीट करता है, तो उसमें किन किन चीजों का हमें ध्यान रखना है। चलिए कुछ बातें मैं आपको बता दूं। सारे लोग ध्यान से सुनिएगा। हाँ जी, अभी आपको क्या करना है, आपके पास जो समय है उसे कैसे यूज करना है वो मैं बता रहा हूं, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इफ नो बैकलॉग, अगर बैकलॉग नहीं है, ठीक है, बैकलॉग नहीं का मतलब थ्योरी कॉपी कंप्लीट, समझ रहे हैं? थ्योरी कॉपी के क्वेश्चंस कंप्लीटेड, कॉपी के क्वेश्चंस कंप्लीटेड होने चाहिए। अगर कोई बैकलॉग ऑर्गेनिक में नहीं है तो आपका होमवर्क जो है, सारे लोग सुन लो, ब्लू बुक एंड सीट में जो है वो बता रहा हूं मैं। सीट आपके पास एल्काइल हैलाइड वाली सब्स्टिट्यूशन वाली है, सब्स्टिट्यूशन वाली, वो कंप्लीट कर लें, वो कंप्लीट कर लें। और बताओ ब्लू बुक में हमने कितना कर लिया है? ब्लू बुक में हमने कौन सा चैप्टर किया है? अच्छा, जीओसी कर लिया है ना? जीओसी कर लिया है, जीओसी कर लिया है, जीओसी एक्सरसाइज 1। ओके मेरे भाई देखिए, अगर हम 30 से 40 क्वेश्चन का भी पर डे का एवरेज लें तो आप सॉल्व कर सकते हैं एटलीस्ट 400 क्वेश्चंस, ठीक है। तो व्हाट आई एम गोइंग टू सजेस्ट यू फॉर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कि जीओसी आप फिनिश करें। एक्सरसाइज 1 हम पहले भी कर चुके हैं, पहले कर चुके हैं। एंड उसके बाद चैप्टर है एल्काइल हैलाइड, ये टारगेट होना चाहिए आपका। ब्लू बुक से जीओसी फिनिश, एल्काइल हैलाइड चैप्टर उसके जस्ट आगे वाला फिनिश, एंड सीट सब्स्टिट्यूशन की कंप्लीट।
यार कोई बैकलॉग नहीं है। और इसमें भी क्या करें, 40 क्वेश्चन पर डे के हिसाब से करें, एक दिन बैठ के सारा ना करें, 40 क्वेश्चन पर डे के हिसाब से करें। सही है। दूसरी बात, इफ बैकलॉग, अगर बैकलॉग है, ध्यान से सुने, तो आपको इसमें क्या करना है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। अगर ये बैकलॉग है तो मैं ऑर्डर बता देता हूं, स्टीरियो आइसोमेरिज्म एंड पहला चैप्टर जो है ना कार्बोकेटायन, ये करना बेहद जरूरी है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म एंड कार्बोकेटायन मेरे भाई, क्योंकि हमारा अगला चैप्टर एलिमिनेशन के जस्ट बाद चालू होगा, कार्बोनाइल कंपाउंड। हमारा अगला चैप्टर जो है वो है कार्बोनाइल कंपाउंड। कार्बोनाइल कंपाउंड बहुत ज्यादा प्रीवियस किसी चीज पर डिपेंड नहीं करता, प्रीवियस किसी चीज पर डिपेंड नहीं करता कार्बोनाइल कंपाउंड। लेकिन अगर ये दो चीजें तो फिर भी आनी ही चाहिए, स्टीरियो और कार्बोकेटायन। तो अगर आपका कुछ बैकलॉग है उसी में, तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म कार्बोकेटायन ये नहीं है, मतलब ये दोनों तो मस्ट है, ये दोनों आने ही चाहिए। अगर ये नहीं है तो फिर आप सब्स्टिट्यूशन रेडिकल एलिमिनेशन में से उठा सकते हैं, एलिमिनेशन फ्री रेडिकल। क्योंकि हम आफ्टर दीपावली हम कार्बोनाइल स्टार्ट करेंगे, कार्बोनाइल स्टार्ट करेंगे तो कार्बोनाइल के लिए आपको केटायन एंड स्टीरियो का बेसिक्स आनी चाहिए एक बार। तो ये आप ऑर्गेनिक में फॉलो करें। वरुण आप अटेम्प्ट कर लीजिए, हम आके डिस्कस कर लेंगे। पीवाईक्यू करवाएंगे ना? हाँ बिल्कुल करवाऊंगा, पीवाईक्यू करवाऊंगा, रिवीजन होगा प्रॉपर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नहीं, संडे वाली क्लास कल नहीं होगी, लेकिन वापस हम आएंगे तो वीक में 4 क्लासेस के बिहाफ पर चलेंगे। एंड मैं आपको बस ये कहूंगा कि आपका कोर्स बहुत अच्छे तरीके से, बहुत आराम से मींस प्लस एडवांस का आपके अटेम्प्ट से बहुत पहले खत्म हो जाएगा। बहुत पहले मतलब अच्छा खासा समय मिलेगा रिवीजन का आपको। कार्बोनाइल के बाद कौन से चैप्टर हैं? कार्बोनाइल के बाद चैप्टर बहुत छोटे छोटे चैप्टर हैं, 1-1.5 लेक्चर, 2 लेक्चर एसिड डेरिवेटिव है, 2 लेक्चर एमीन है, 4 लेक्चर एरोमेटिक है, और फिर आपका 2-3 लेक्चर बायोमोलिक्यूल, खत्म। ठीक है जी, ओके। तो चलिए, वंस अगेन हैप्पी दीपावली इन एडवांस। खूब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अच्छे से त्योहार सेलिब्रेट करें। लेकिन याद रखिएगा, आपको ये नहीं अगली दीपावली अच्छी करनी, और अगली दीपावली जो आपको अच्छी करनी है उसके लिए आपको अभी बहुत मेहनत करनी है। हाँ, जिस दिन आपकी दीपावली है उस दिन आप नहा धो के अच्छे कपड़े पहन के, समझ में आया या नहीं? हाँ, पूजा पाठ करके एंजॉय करिएगा सबके साथ। लेकिन बाकी दिन आपको कम से कम 12 से 14 घंटे पढ़ाई करनी है। घर वालों को भी लगना चाहिए कि हाँ सीरियस एस्पिरेंट है ये। ठीक है जी, चलिए, टाटा बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल। ओके। वैसे मैं जो सिलेबस अभी चेंज हुआ है ऑर्गेनिक का जो है, उस पर मैं बात कर सकता हूं मोस्ट प्रोबेबली आज शाम को। ठीक है, आज के लिए इतना ही।